The third lecture of the course 609 CS 609 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो आज इसका जो थर्ड लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ कि जो सेकंड लेक्चर था उसके एंड पे जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो कुछ इनपुट पैरामीटर जो है पास करने पड़ते हैं। तो अब ये जो AL रजिस्टर है इसमें मूव टेक्निक पास करनी पड़ती है, तो ये मैंने आपको बताया था। और BX के अंदर फाइल हैंडल, तो इसके बारे में मैंने आपको नहीं था बताया। तो फाइल हैंडल क्या होता है? फाइल हैंडल यानी यूज़र कोई भी जब फाइल ओपन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक रेफरेंस नंबर असाइन करता है। तो वो जो रेफरेंस नंबर है उसको फाइल हैंडल कहते हैं। तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो BX के अंदर स्टोर होता है। नंबर ऑफ बाइट्स फाइल टू बी मूव्ड, यानी फाइल का साइज गेट करने के लिए ये CX और DX यूज़ होते हैं, यानी फाइल के अंदर कितने बाइट्स हैं। और AX के अंदर सर्विस नंबर जो है वो स्टोर होता है। सो वंस अगेन AL के अंदर मूव टेक्निक, BX के अंदर फाइल हैंडल, CX DX के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स जो मूव होंगी, और AH के अंदर सर्विस नंबर। तो उसके बाद जो है अब थर्ड लेक्चर पे आते हैं। तो अब ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम ये क्या कर रहा है कि जो फाइल का साइज़ है वो रिटर्न कर रहा है। इसमें ये BX के अंदर जो है, ठीक है, क्या है? फाइल हैंडल। फाइल हैंडल इसमें आ गया। अब AH के अंदर मूव टेक्निक थी जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। और उसके बाद AL के अंदर क्या है? AL के अंदर AL के अंदर मूव टेक्निक है, AH के अंदर सर्विस नंबर है। AH के अंदर सर्विस नंबर है, AL के अंदर ये मूव टेक्निक है। और उसके बाद ये जो साइज नाम का वेरिएबल है, ठीक है, ये ऊपर इधर डिक्लेयर हुआ है, जिसकी डेटा टाइप लॉन्ग इंट है। तो ये जो भी साइज फाइल का साइज होगा वो इस साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यू जो है प्रिंट हुई हुई है, जो भी फाइल का साइज होगा। तो ये नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, सारा कुछ इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अच्छा, उसके बाद एक और प्रोग्राम है। अच्छा, ये प्रोग्राम किस लिए यूज़ होगा? स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर शो हो रहा होता है उसको, उसका साइज जो है वो छोटा बड़ा करने के लिए, उसको गायब करने के लिए। अब जो सर्विस यूज़ होगी, ये लिखा हुआ है यूज टू चेंज द साइज ऑफ अ कर्सर इन टेक्स्ट मोड, ठीक है। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है, इंटरप्ट नंबर कौन सा, इंटरप्ट 10 यूज़ हो रहा है। तो ये MCQ आ सकता है कि जो कर्सर का जो साइज है उसको छोटा बड़ा या डिसअपियर करने के लिए कौन सा इंटरप्ट यूज़ होता है, और उसकी सर्विस नंबर 01 यूज़ होती है। अच्छा, जो AH रजिस्टर है उसके अंदर क्या जो है असाइन होगा 01 सर्विस नंबर। AH के अंदर सर्विस नंबर होगा, CH के अंदर बिगनिंग स्कैन लाइन। अच्छा, बिगनिंग स्कैन लाइन क्या होता है? जो मॉनिटर होता है उस पर जो भी इमेजेस शो होती हैं वो स्कैन लाइंस होती हैं, यानी मल्टीपल नंबर ऑफ स्कैन लाइंस होती हैं जो शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो CH के अंदर स्कैन लाइंस बिगनिंग स्कैन लाइन, और CL के अंदर एंडिंग स्कैन लाइन स्टोर होगी। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो बिगनिंग लाइन स्कैन है अगर वो ग्रेटर होगी एंडिंग से, तो इसका मतलब है कि कर्सर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये MCQs अक्सर आता है कि जो बिगनिंग स्कैन लाइन है वो क्या हो, कि जो यानी जो एंडिंग स्कैन लाइन है, ठीक है, उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट से वो क्या हो, बड़ी हो, छोटी हो या इक्वल हो, जिससे जो है कर्सर डिसअपियर हो जाएगा। तो वो जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए या बिगर होनी चाहिए। तो इसको याद रखने का ये तरीका ये है कि जो बिगिनिंग स्कैन लाइन है, बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो B से हो रहा है। और वो क्या होनी चाहिए? वो बिगर होनी चाहिए। तो बिगर भी B से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये ट्रिक है एक शॉर्टकट जो याद रखने का, कि जो बिगिनिंग स्कैन लाइन है वो बड़ी होनी चाहिए, वो बिगर होनी चाहिए, तो जो कर्सर है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो उसका प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, तो AH के अंदर जो है उन्होंने ये AH इसके अंदर जो है सर्विस नंबर जो है साइन हुआ हुआ है, ठीक है, ये 01। और उस CH के अंदर बिगिनिंग स्कैन लाइन ये 01, और CL जो है वो 00 है। तो ये जहाँ पे बिगिनिंग जो स्कैन लाइन है वो बड़ी है क्योंकि वो 01 है। तो ये जो एंडिंग स्कैन लाइन है ये 0 है, इस वजह से जो कर्सर है वो इस केस में डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है कि यानी एक स्ट्रिंग जो है वो यूज़र से इनपुट कराएगा, लेकिन इनपुट कराते वक्त जो कर्सर है
उसको वो डिसअपियर कर देगा, यानी इनपुट करते हुए जो कर्सर है वो शो नहीं होगा। ठीक है, ये कर रहा है प्रोग्राम। इनपुट कैसे हो रहा है, ये गेट एस जो मेथड है, ये फंक्शन है, इसके थ्रू हो रहा है। तो ये एस टी क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है जिसमें 80 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि जो सी लाइब्रेरी है, यानी जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस हमारे पास कोई भी अगर फंक्शनलिटी अचीव करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट करना है तो उसके लिए फंक्शन चाहिए, आउटपुट करना है उसके लिए भी फंक्शन चाहिए। तो इसमें वो पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि दीज लाइब्रेरी फंक्शंस परफॉर्म ट्रिवियल आईओ ऑपरेशंस। ठीक है, वही बात है कि यानी आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दी है, कैरेक्टर इनपुट करने के लिए पुट सी एच के लिए, कैरेक्टर आउटपुट के लिए गेट सी एच या गेट सी ईटीसी। तो इंटरनली ये क्या कर रहे होते हैं कि आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन आईएसआर को ही यूज कर रहे होते हैं। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था। अब राइटिंग आईएसआर, यानी एक प्रोग्रामर है वो खुद से भी कोई आईएसआर लिख सकता है। इसमें ये लिखा हुआ है, अ प्रोग्रामर कैन राइट आईएसआर रूटीन। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि अब यानी वो किस इंटरप्ट को यूज करेगा, ठीक है, आईएसआर को राइट करने के लिए। तो इसमें वही कह रहा है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, टू एग्जिबिट दिस वी विल मेक यूज ऑफ इंटरप्ट विच इज नॉट यूज्ड बाय डॉस और बायोस। तो वो ये कह रहा है कि आईएसआर अगर लिखनी है यूजर ने तो वो ऐसे इंटरप्ट का यूज करेगा जिसका बायोस या डॉस यूज ना कर रहा हो। तो वो ऐसा कौन सा इंटरप्ट है, तो ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें मैंने मेंशन किया हुआ, हाईलाइट किया है कि जो इंटरप्ट 65 है, ठीक है, उसको डॉस या बायोस नहीं यूज करता। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि डॉस या बायोस कौन सा जो है इंटरप्ट यूज नहीं करता। तो अब वो उसका जो वो कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन में वो लास्ट में कह रहा है, द वेक्टर ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज टिपिकली फिल्ड विद जीरो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो इसका वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्या चीज होती है, वेक्टर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होता है। ठीक है, वो किस चीज से फिल्ड है, वो जीरो से फिल्ड है, जीरोज। ठीक है, मल्टीपल जीरोज हैं और वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरप्ट यूज नहीं होता या यूज में नहीं है बायोस के। ठीक है, तो गेन एमसीक्यूज आ सकता है कि जो वेक्टर है वो किस चीज से फिल्ड है और वो इंडिकेट कर रहा है कि वो यूज में नहीं है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, सारी पुरानी बातें हैं जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखी हैं। आईवीटी टेबल फर्स्ट लेक्चर में देखी थी कि आईवीटी एक टेबल है, ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, 4 बाइट की उसमें एंट्री होती है। वो एंट्री क्या होती है, वो वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो पेज है इसमें वो क्या है कि अगर किसी इंटरप्ट को गेट करना है तो उसके लिए जो सी लैंग्वेज के अंदर मेथड है या फंक्शन है, ठीक है, वो है गेट वेक्टर नाम का, यानी गेट वेक्टर नाम का। वो कह रहा है विच रिक्वायर्स एन इंटरप्ट नंबर। तो ये जो पैरामीटर ले रहा है इंटीजर टाइप का, तो ये क्या है, ये एक इंटरप्ट नंबर लेगा। यानी ये जो गेट वेक्टर नाम का मेथड है ये एक आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, वो आर्गुमेंट क्या है, वो इंटरप्ट नंबर है। तो एमसीक्यू आ सकता है कि जो गेट वेक्टर आर्गुमेंट लेता है वो क्या होता है, और उसके बाद वो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेक्टर। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो वो पैरामीटर है वो क्या लेता है, वो इंटरप्ट नंबर लेता है, और रिटर्न क्या चीज करता है, उस वेक्टर की जो वैल्यू। अगेन उन्होंने वेक्टर बताया हुआ है कि फिग 1 में वेक्टर बीइंग रीड बाय आईवीटी, यानी ये इंटरप्ट जो वेक्टर है ये रीड हो रहा है, किस में से रीड हो रहा है, आईवीटी से। तो इसमें यानी ये 4 बाइट का होता है, 4 बाइट की एंट्री है। इसमें 2 बाइट का ऑफसेट होता है और 2 बाइट का सेगमेंट होता है। तो ये क्या होता है, फार एड्रेस होता है। ये लिखा हुआ ना इधर, फार एड्रेस है आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का। तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या चीज चाहिए, तो आप लोगों ने जो है सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो कि एड्रेस स्टोर करते हैं। तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए भी पॉइंटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, इस नीचे फंक्शन पॉइंटर की बात हो रही है। अब फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं, अब जिस तरह पॉइंटर्स हैं वो किसी ना किसी वैल्यू को, जो किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंटर जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप की वैल्यू को पॉइंट करता है। अगर इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर सकता है या इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब इसमें वो उन्होंने पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है ना कि सी लैंग्वेज इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज जस्ट लाइक देयर आर पॉइंटर्स फॉर इंटीजर्स, यानी पॉइंटर इंटीजर्स के लिए भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स के लिए भी हो सकते हैं और
जो दूसरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्लास के लिए भी हो सकता है, इसी तरह फंक्शन पॉइंटर भी होता है जो किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। फंक्शन पॉइंटर, अच्छा ये जो है फंक्शन एक तो डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इस फंक्शन का नाम है माई फंक, जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, ठीक है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो void, इट मीन्स ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब ये जो अगली लाइन है ये है फंक्शन जो पॉइंटर है उसकी डेक्लेरेशन है, ठीक है। इसमें जो फंक्शन यानी ये जो फंक्शन है माई फंक, इसमें और जो पॉइंटर की डेक्लेरेशन है उसमें फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का है कि इधर जो है फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर जो है पॉइंटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, रिटर्न टाइप भी दोनों की सेम है, ये भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा माई फंक्शन, और ये जो पॉइंटर है पॉइंटर टू फंक्शन ये भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, ठीक है। इसको जो डिक्लेयर करने का तरीका ये है, यानी पॉइंटर का नाम है और इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है, ब्रैकेट्स से बाहर नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। उसके बाद जब इस फंक्शन को हमने फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कॉल करना है, तो ये जो माई फंक है ये फंक्शन का नाम है, इसको हम लोग असाइन करेंगे इस पॉइंटर के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इस फंक्शन का जो भी एड्रेस है वो इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब इस फंक्शन को कॉल करना है तो इसको कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन पॉइंटर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और ये ब्रैकेट्स लगानी है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है इस फंक्शन को कॉल करने का थ्रू पॉइंटर, सो दिस इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, तो यही सिंटेक्स है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है, यानी फंक्शन पॉइंटर स्टार लगाना है और उसको ब्रैकेट्स में लिखना है और उसके बाद इसके बाद जो पैरेंथेसिस है, ठीक है, वो लिखनी है दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन कॉल, ठीक है। तो अगर ये कोई पैरामीटर ले रहा होता लाइक एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा होता तो इधर भी मेंशन करना पड़ता कि एक इंटीजर टाइप का ले रहा है, तो इधर जो भी वैल्यू है हमें यहाँ पे पास करनी पड़ती जो ये फंक्शन है वो रिसीव करता। तो एक तो तरीका यानी ये पॉइंटर टू फंक्शन है जिस हम किसी फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो अगर ये पॉइंटर टू फंक्शन ना होता तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल कर सकते थे, सिंपली जिस तरीके से हम लोग सी या सी प्लस प्लस में करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके नाम से और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस को कॉल कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये ऊपर सारा जो कुछ मैंने आप लोगों को फंक्शन पॉइंटर का बताया उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्ट पॉइंटर एंड इंटरप्ट फंक्शंस। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि अब इसमें दो चीज़ें ना, एक इंटरप्ट पॉइंटर है और एक इंटरप्ट फंक्शन है। अब ऐसा फंक्शन जो इंटरप्ट टाइप का होगा उसे इंटरप्ट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि जो इंटरप्ट फंक्शंस हैं वो एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब यानी इंटरप्ट टाइप के फंक्शन को पॉइंट करने वाला जो पॉइंटर होगा उसे इंटरप्ट टाइप पॉइंटर बोलेंगे, ठीक है, जो कि इंटरप्ट टाइप के फंक्शन को पॉइंट करेगा। अब इसको जो लिखने का सिंटेक्स है वो इन्होंने इधर ये बताया हुआ है कि अगर इंटरप्ट टाइप का फंक्शन बनाना है तो रिटर्न टाइप के बाद जो कीवर्ड है इंटरप्ट वो लिखना पड़ेगा सी लैंग्वेज के अंदर। अब ऐसा पॉइंटर जो कि इंटरप्ट टाइप के फंक्शन को पॉइंट करेगा उसको लिखने का जो सिंटेक्स है वो ये है, ये अगेन कीवर्ड इंटरप्ट टाइप का, उसके बाद ये इंट ptr, ये एक इंटरप्ट टाइप के फंक्शन को पॉइंट करने वाला पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंट ptr पॉइंटर है, ठीक है, ये क्या कंटेन करता है। अब गेट वेक्टर का आप लोगों को बताया था कि गेट वेक्टर क्या करेगा। अब ये जो इंटरप्ट 8 है इसके वेक्टर पे जो भी एड्रेस पड़ा होगा वो रिटर्न करेगा और वो किस में असाइन हो जाएगा, ये इंटरप्ट ptr में। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ना, वेयर int ptr is the interrupt pointer and it can be assigned an address using the get vector। तो मैंने आपको बताया कि गेट वेक्टर में हम लोग क्या इंटरप्ट नंबर पास करते हैं। अब इस इंटरप्ट 8 के वेक्टर पे जो भी एड्रेस पड़ा होगा वो एक गेट वेक्टर नाम का फंक्शन रिटर्न करेगा और वो इंट ptr में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आगे उस इंटरप्ट को इन्वोक करने के लिए ये सिंटैक्स है, अगर पॉइंटर के थ्रू उसको
इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह इंटरप्ट है उसको गेट किया जा सकता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को सेट भी किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब एक इंटरप्ट है, ठीक है, उसके वेक्टर पे कोई ना कोई एड्रेस पड़ा हुआ है जो किसी सर्विस रूटीन का है, आईएसआर का है। तो हम आईएसआर की जगह अपने किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन का एड्रेस भी प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो सेट वेक्टर नाम का फंक्शन गिवन है। तो इसमें ये लिखा हुआ है टू सेट द, सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है टू सेट द इंटरप्ट वेक्टर मीन्स टू चेंज द डबल वर्ड साइज इंटरप्ट वेक्टर विद इन द आईबीटी। जो मैंने आपको बात बताई है इसका मतलब वही है। अच्छा, उसके बाद जो फंक्शन यूज हो रहा है वो सेट वेक्टर नाम का है और उसमें वो क्या कह रहा है कि दो पैरामीटर ये ले रहा है। एक इंटरप्ट नंबर, ऑब्वियस सी बात है, जिस हमने इंटरप्ट के वेक्टर पे एड्रेस प्लेस करना है, और उसके बाद लिखा हुआ है न्यू इंट, मीन्स के जिस फंक्शन का एड्रेस हमने उस वेक्टर पे रखना है, अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन का एड्रेस इंटरप्ट के वेक्टर पे रखना है। ठीक है, आगे ये जो वेक्टर गिवन है जिसमें 2 बाइट जो हैं वो ऑफसेट के होते हैं और अगले जो 2 बाइट हैं वो सेगमेंट के होते हैं। अच्छा, इसमें वो क्या, इसमें जो इन्होंने वो एक सिंटेक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक कोड दिया हुआ है। अब इसमें वो कह रहा है कि ये जो न्यू इंट नाम का फंक्शन है, इसका जो एड्रेस है हम उसको इंटरप्ट 8 के वेक्टर पे प्लेस कर देंगे। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, इंटरप्ट लिखा हुआ है रिटर्न टाइप के बाद, इट मीन्स कि इंटरप्ट टाइप का फंक्शन है। उस सेट वेक्टर नाम का जो मेथड है या फंक्शन है, ठीक है, मेथड फंक्शन प्रोसीजर एक ही चीज़ है। तो अब ये क्या करेगा, जो इंटरप्ट 8 है उसके वेक्टर पे इस फंक्शन का जो है वो एड्रेस प्लेस कर देगा। फिर जब इंटरप्ट 8 को कॉल किया जाएगा तो ये जो न्यू इंट नाम का फंक्शन है या इसकी बॉडी के अंदर जो भी है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा या आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें उन्होंने गेट और सेट की मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको यूज़ किया हुआ है। अच्छा, सबसे जो पहले लिखा हुआ है वॉइड इंटरप्ट ब्रैकेट्स के अंदर स्टार ओल्ड इंट 65, तो ये एक पॉइंटर है विच इज़ पॉइंटिंग टू अ इंटरप्ट टाइप फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये इंटरप्ट लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो पॉइंटर इंटरप्ट टाइप के फंक्शन को पॉइंट करेगा। उसके बाद जो है एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज हुई हुई है हेलो वर्ल्ड नाम की, जो आउटपुट में शो होगी या आउटपुट होगी। उसके बाद एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन हुआ है न्यू इंट 65। ठीक है, इसके पीछे लिखा हुआ है इंटरप्ट, इट मीन्स ये एक इंटरप्ट टाइप फंक्शन या प्रोसीजर है। अब यानी इस प्रोसीजर का जो एड्रेस है वो हम किसी इंटरप्ट के वेक्टर पे स्टोर करेंगे और इस फंक्शन के कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब ये जो गेट वेक्टर है, ये जो इंटरप्ट 65 है, इसके वेक्टर का एड्रेस रिटर्न करेगा गेट वेक्टर नाम का फंक्शन, और ओल्ड इंट 65 नाम का पॉइंटर है उसमें ये असाइन हो जाएगा जो पहली लाइन पे डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है कि जो न्यू इंट 65 है जिसकी डिक्लेरेशन इधर हुई हुई है, न्यू इंट 65 नाम का जो फंक्शन है उसका जो एड्रेस है वो 65 जो इंटरप्ट वेक्टर है, इंटरप्ट का जो वेक्टर है, ठीक है, उस पर असाइन कर देगा ये सेट वेक्टर नाम का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जनरेट इंटरप्ट, यानी इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो 3 दफा कॉल हुआ है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, इसमें सर्विस नंबर पास हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसको टाइप कास्ट किया जा रहा है अनसाइंड इंट में, और उसके बाद जो है वो जनरेट इंटरप्ट कर रहा है 21 को कॉल करके। ठीक है, इस तरीके से ये 3 दफा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, अब हमने क्या किया कि जो 65 इंटरप्ट का वेक्टर था उस पे एक वैल्यू पड़ी हुई थी। ठीक है, उस पे एक एड्रेस पड़ा था किसी सर्विस रूटीन का। अब हमने उस एड्रेस की जगह ये जो न्यू इंट नाम का फंक्शन है इसका एड्रेस रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो ओल्ड वैल्यू थी यानी 65 इंटरप्ट के वेक्टर पे जो ओल्ड वैल्यू थी, मींस ये वाली इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू थी अगेन वही प्लेस कर देंगे। तो 65 जो इंटरप्ट का वेक्टर है वो पुरानी वैल्यू को जो है वो पॉइंट करने लग पड़ेगा या उसका एड्रेस जो है वो कंटेन कर लेगा, यानी ओल्ड वैल्यू दोबारा से अब इसके वेक्टर पे असाइन होगी है।
जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ कीप फंक्शन। अब कीप फंक्शन क्या करता है? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जब ये न्यू इंट नाम का जो फंक्शन है, ठीक है, ये जब कॉल हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा और जो इसको मेमोरी मिली होगी वो भी डी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, उससे प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरप्ट वेक्टर है, ठीक है, वो किस चीज़ को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब उसको जो मेमोरी मिली हुई थी उस फंक्शन को न्यू इंट नाम के, वो तो डी एलोकेट हो गई है। तो इन दैट केस ये जो इंटरप्ट वेक्टर है, ठीक है, वो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह एक्ट करेगा, यानी ऐसा पॉइंटर जो किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कंटेन नहीं कर रहा होता है या किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, तो उसकी वैल्यू को रीस्टोर करना पड़ेगा, इंटरप्ट वेक्टर की वैल्यू को रीस्टोर करना पड़ेगा। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक जो एग्जिट नाम का फंक्शन है वो क्या करता है, यानी एग्जिट नाम का फंक्शन किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है और जो कंट्रोल है, ठीक है, वो बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम या जो है वो शेल को रिटर्न करता है और साथ मेमोरी भी डी एलोकेट करता है। ठीक है, और इसमें जो है कीप का फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम को जो है वो टर्मिनेट तो करता है बट उसकी जो मेमोरी है उसको वो डी एलोकेट नहीं करता। ये लिखा हुआ है ना, द एग्जिट फंक्शन रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन टू द पेरेंट शेल प्रोग्राम एंड डी एलोकेट्स द मेमोरी। ठीक है, उसके बाद कीप फंक्शन क्या कहता है, कीप फंक्शंस आल्सो रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन टू द कंट्रोल पेरेंट बट द मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस में स्टिल रिमेन एलोकेटेड। ठीक है, अब कीप एक फंक्शन है, ठीक है, इस ये दो तरह के पैरामीटर्स लेता है। अगेन एमसीक्यूज आ सकता है कि जो कीप फंक्शन है वो कितने पैरामीटर्स लेता है। जो पहला पैरामीटर है, ठीक है, उसके बाद ऊपर एक और चीज़ है डैंगलिंग पॉइंटर का भी जो है वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और अच्छा, अब की फंक्शन पे आते हैं तो जो पहला पैरामीटर है विच इज़ रिटर्न कोड। रिटर्न कोड ये बताता है कि जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है या एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। अगर नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है तो वहाँ पे ज़ीरो पास होगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है रिटर्न कोड विच इज़ यूजुअली ज़ीरो फॉर नॉर्मल टर्मिनेशन। अगर वन होगा तो इट मीन्स के प्रोग्राम की जो टर्मिनेशन है वो एबनॉर्मली हुई है। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है विच इज़ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, तो हर पैराग्राफ का जो साइज़ है, ठीक है, वो 16 बाइट होता है, तो अगेन एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद अच्छा, ये प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, बाकी सारा प्रोग्राम वो ये सिर्फ इसमें ये जो कीप नाम का फंक्शन है वो यूज हुआ है। ठीक है, जो पहला पैरामीटर रिटर्न कोड 0 और 1000 जो है वो पैराग्राफ्स जो एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, तो ये सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा generate interrupt 65. So this is it from this presentation.